गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हमने अपनी लास्ट क्लास में बीए पार्ट थर्ड के स्टूडेंट्स के लिए भारत का भूगोल में हम भारत के आर्थिक प्रदेशों की बात कर रहे थे और अभी तक हमने इसको बेसिक स्टडी किया था। क्या होते हैं आर्थिक प्रदेश, किस प्रकार से उनका निर्धारण होता है, क्या क्या उनकी विशेषताएं होती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा। आज हम अपने मूल मुद्दे पे आते हैं कि वास्तव में भारत में कितने आर्थिक प्रदेश हैं और उनका सीमांकन किस प्रकार से हुआ है। तो आज हम पहले आर्थिक प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हमने नाम दिया है उत्तरी पूर्वी आर्थिक प्रदेश या नॉर्थ ईस्टर्न इकोनॉमिक रीजन। अब जैसा कि आपको इसके नाम से ही पता लगेगा कि ये नॉर्थ इंडिया के क्षेत्र में है और आसाम का जो क्षेत्र है उसके आसपास का क्षेत्र है। तो आसाम से लगता हुआ जो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर और मिज़ोरम और त्रिपुरा, ये वाला जो क्षेत्र है ये नॉर्थ ईस्ट का इकोनॉमिक रीजन है और ये काफ़ी विशाल प्रदेश है और ये मानिए आपकी बांग्लादेश की सीमा तक इसका विस्तार हुआ हुआ है। और वेस्ट बंगाल में जो दार्जिलिंग का एरिया है वो भी इसी क्षेत्र में आता है। और भारत से जो इसका, भारत से यहाँ का जो मतलब भारत के इस भाग का जो कनेक्शन है वो ये अपने जो वेस्ट बंगाल का दार्जिलिंग क्षेत्र है, वहीं से हम इस क्षेत्र में एंटर होते हैं, वही इसका मुख्य प्रवेश द्वार है। और ये जो क्षेत्र है, अगर हम इसकी स्थिति और विस्तार की बात करते हैं, देखिए एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है तो आप हमेशा इसको पॉइंट्स में लिखिए ताकि हम अपनी हर चीज़ को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकें। तो पहले हम इस क्षेत्र की स्थिति और विस्तार, या जिसे हम कहते हैं एक्सटेंशन एंड लोकेशन, उसकी बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये वाला जो नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र है ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा और असम, उन्हीं क्षेत्रों में फैला हुआ है। और यहाँ पर अनेक भौतिक और प्राकृतिक विविधताएं विद्यमान है। बहुत डिफरेंट टाइप का ये रीजन है। जो हिमालय का पूर्वी भाग है वो इसमें आता है। मेघालय के आसपास का जो छोटा पठारी क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत आता है। इसके अतिरिक्त जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है विस्तृत ब्रह्मपुत्र नदी की जो घाटी है, ब्रह्मपुत्र वैली है, वो इस क्षेत्र में आता है। और आपको जैसा कि इसके नाम से ही विदित हो रहा होगा कि इस वाले एरिया में बहुत डेंस फॉरेस्ट पाए जाते हैं और यहाँ का अधिकांश हिस्सा जो है वो पर्वतीय है, या हम ये कह सकते हैं ऊबड़ खाबड़ है। तो यहाँ पर कुछ सिटी सेंटर्स भी डेवलप्ड हैं। तो इस क्षेत्र के जो सबसे विकसित केंद्र हैं उसमें हम लोग ईटानगर, गुवाहाटी, शिलोंग, डिब्रूगढ़, नवगांव, कोहिमा, इम्फाल और अगरतला, ये एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि इस एरिया के ये सिटी सेंटर्स हैं। और इन सिटी सेंटर्स में अच्छा ये विकसित क्षेत्र के रूप में आपको दिखेंगे। तो यहाँ पर अगर हम रिसोर्सेज की बात करते हैं, संसाधनों की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे खनिजों की। तो ये वाला जो क्षेत्र है डिगबोई और ये आसाम का ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जो सबसे अधिक संसाधन के रूप में जो चीज़ें पाई जाती है उसमें प्राकृतिक तेल का सबसे इम्पॉर्टेंट स्थान है। ये डिब्रूगढ़ और डिगबोई ये जो क्षेत्र है, इसका नाम हम पहले भी इस क्षेत्र में जानते ही हैं। और सबसे पहले यहीं पे वो क्षेत्र है भारत का जहाँ पे सबसे पहले प्राकृतिक तेल या ज़मीन के अंदर से तेल को निकाला गया था। और ऐसा माना जाता है एक मोटे अनुमान के अनुसार कि इस क्षेत्र में भारत का लगभग 30% प्राकृतिक तेल या पेट्रोलियम का भंडार है। ये जो तेल के भंडार हैं, अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये टर्शरी युग की चट्टानों में हैं जो इस क्षेत्र में फैली हुई हैं। और डिगबोई, नाहरकटिया, सुरमा घाटी, रुद्र सागर और लखीमपुर, ये मेन सेंटर्स हैं जहाँ पे ओएनजीसी और अतिरिक्त और भी कई भारत पेट्रोलियम और कई कंपनीज का वहाँ पे रिग्स हैं जहाँ से तेल को निकाला जाता है। और अकेले डिगबोई क्षेत्र में ही मतलब वो इतना छोटा क्षेत्र है, वहाँ पर लगभग 300 और सुरमा घाटी और नाहरकटिया में 56 और रुद्र सागर में करीब 18 तेल कुओं से ये तेल बाहर निकाला जाता है। और यहाँ पर इस तेल के साथ साथ ही प्राकृतिक गैस
और कोयला भी इस क्षेत्र में पाया जाता है। ये सारे उसी काल के जमावों का प्रतिफल है कि इस प्रकार के शक्ति के साधन में ये क्षेत्र जो है वो बहुत ही रिच है। और यहाँ पर लगभग प्राकृतिक गैस की भी हम बात करते हैं तो ऐसा अनुमान है कि लगभग 40 लाख घन फिट क्षेत्र में मात्रा में यहाँ पर गैस के भंडार हैं। यहाँ पर लिग्नाइट किस्म का कोयला पाया जाता है। ये कोयला हालांकि इतना अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है, परंतु अगर हम प्राकृतिक तेल की और गैस की बात करते हैं तो वो यहाँ पर बड़ी मात्रा में पाई जाती है। बहुत सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ का जो संसाधन है वो यही चीज़ें हैं। फिर हम बात करते हैं कृषि की। तो ये जो क्षेत्र है वैसे ये बहुत ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र है, परंतु फिर भी यहाँ की इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का भी अपना महत्व है और बड़ी मात्रा में यहाँ पर जो यहाँ की लोकल पॉपुलेशन है वो इस कृषि कार्य में लगी हुई है। यहाँ पे चाय, गन्ना, जूट और चावल ये मेन है। और सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ का जो प्रोडक्ट है चाय है, वो सीढ़ी नुमा खेतों में यहाँ पर इनकी खेती की जाती है। और यहाँ पर करीब करीब भारत के कुल चाय उत्पादन का लगभग 25% यहीं पे पैदा होता है। बड़ी मात्रा में बाहर के देशों में यहाँ से चाय जाती है और बहुत अच्छी खुशबू वाली, अच्छी क्वालिटी वाली चाय यहाँ पर पाई जाती है। और चाय की पैकिंग वगैरह का और व्यापार का यहाँ पर बहुत बड़ा काम है। और ये देखिए कि इस आर्थिक प्रदेश से बड़ी मात्रा में चाय का निर्यात किया जाता है और वो यहाँ की इकोनॉमी को बूस्टअप करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उसके अलावा गन्ना, चावल और जूट का भी इस क्षेत्र में उत्पादन होता है और ये सारी जो चीज़ें हैं ये लोकल मार्केट में ही खप जाती हैं, इनका जो यूज़ यहीं पे हो जाता है। और इसके अतिरिक्त यहाँ पे बहुत सारी वेजिटेबल्स भी उगाई जाती है, कुछ फ्रूट्स भी यहाँ पे उगते हैं और टबैको भी यहाँ का एक इम्पॉर्टेंट उत्पादन है। तो कृषि की दृष्टि से देखा जाए तो ये क्षेत्र मतलब अच्छी अवस्था में है। उसके बाद हम बात करेंगे वन संसाधनों के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये एरिया जो है ये बहुत डेंस फॉरेस्ट वाला है और यहाँ पर जो जितना भी पहाड़ी क्षेत्र है और मतलब यहाँ का जितना भी पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर मुख्य रूप से सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। ऊंचे वृक्ष हैं, चौड़े पत्ती वाले सदाबहार हैं, उनको बड़ी मात्रा में इस प्रकार बड़ी क्षेत्र में इस प्रकार के वन होते हैं जहाँ पे साल भर जो पेड़ है वो हरे भरे रहते हैं, मतलब कि वो पतझड़ी वृक्षों की तरह अपनी पत्तियां नहीं गिराते। परंतु आप जैसे जैसे नीचे की तरफ आते हैं, फ्लैटलैंड्स पे आते हैं, तो वहाँ पर कुछ पतझड़ी वन भी पाए जाते हैं और नदियों के तटों पे और पर्वतीय ढालों पर भी बहुत सघन यहाँ पर वृक्षों का जो सघनता यहाँ पर मिलती है। यहाँ पर और अधिक पहाड़ों की अगर अपन हाइट्स पे जाते हैं तो वहाँ पे आर्द्र शीतोष्ण टाइप की वनस्पति भी पाई जाती है, जिसमें सदाबहार, ओक है, ऐश है, वो सारे वृक्ष यहाँ पर बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। और आप ये देखिए कि यहाँ पर जो वृक्ष पाए जाते हैं उसकी लकड़ी बहुत कठोर और अच्छी क्वालिटी की होती है, तो उसका उपयोग बिल्डिंग मटेरियल के रूप में भी किया जाता है। बांस यहाँ पे बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं और यहाँ पर घर बनाने में भी उनका यूज़ किया जाता है। घर बनाने में लकड़ी का यहाँ पे काफ़ी यूज़ किया जाता है। तो वन संसाधन की दृष्टि से देखें तो तब भी ये एरिया जो है ये अच्छे रिच संसाधन के रूप में यहाँ पे है। अब हम बात करते हैं मेनली इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ की। ये तो सब चीज़ें हमने देख ली कि प्राकृतिक संसाधन कौन से हैं, कृषि कैसी है, वन कैसे हैं। अब हम आते हैं इंडस्ट्रीज़ की बात पर। तो यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज़ पाई जाती हैं उनको हम अगर मूल रूप से 4 भागों में बांट लेते हैं। पहले उद्योग कौन से हैं जो कम्प्लीटली एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं, उसमें कौन से हैं? उसमें कॉटन टेक्सटाइल भी है, शुगर भी है, चाय तो आपको बताया है ही, जूट है, जिसके बहुत सारे उद्योग यहाँ पे स्थापित हैं और जो उनका जो कच्चा माल होता है उसकी आपूर्ति उन्हें इसी क्षेत्र से हो जाती है। यहाँ पर शिव सागर एरिया में चीनी उद्योग बहुत विकसित अवस्था में है। लखीमपुर, शिव सागर में चाय उद्योग बहुत डेवलप्ड है। इसके अतिरिक्त अगर हम जूट उद्योग की बात करते हैं तो जितना भी सील घाटी का क्षेत्र है
वहाँ पर भी ये उद्योग अच्छी अवस्था में पाया जाता है। फिर हम बात करते हैं पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ की। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इस क्षेत्र में टर्शरी काल के जो जमाव हैं उनसे बड़ी मात्रा में प्राकृतिक तेल, गैस, कोयला निकलता है, तो उनको रिफाइन करने में बहुत सारे केमिकल्स भी यहाँ पर होते हैं। तो यहाँ पर आम लोगों की ज़रूरत के लिए बहुत सारे इस प्रकार के चीज़ें बनाई जाती है जो इस पेट्रोलियम इंडस्ट्री का बाई प्रोडक्ट होता है। जैसे उससे प्लास्टिक भी बनता है, प्लास्टिक के लिए यहाँ पे मग बनते हैं, साबुनदानियाँ बनती हैं, बिजली के स्विचेस यहाँ पे बड़ी मात्रा में बनते हैं, डिटर्जेंट है, दूध की थैलियाँ हैं, कीटनाशक पदार्थ हैं, मोम से रिलेटेड वैक्स जो होता है उससे रिलेटेड बहुत सारा काम यहाँ पर होता है। तो मेनली क्या बात है कि जो पेट्रोलियम इंडस्ट्री से जो पेट्रोकेमिकल वेस्ट निकलते हैं या बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं उनसे रिलेटेड यहाँ पर उद्योग नूनमती और पोगाई और डिगबोई इन क्षेत्र में आपको बड़ी मात्रा में मिल जाएंगे। छोटी साइज़ के भी, बड़े साइज़ की भी, सब प्रकार के उद्योग। तीसरे प्रकार के यहाँ उद्योग पाए जाते हैं जो कि फॉरेस्ट बेस्ड है। जितना भी यहाँ का प्राकृतिक वनस्पति है उसके जो बाय प्रोडक्ट्स हैं उससे भी यहाँ पे बहुत अच्छी मात्रा में यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ हैं, उनकी उद्योग हैं, जिसमें लकड़ी को चीरने का उद्योग यहाँ पर बहुत आपको हर थोड़ी दूर पर इस प्रकार के आरे दिखाई देंगे जहाँ लकड़ी चीरी जाती है और फिर यहाँ से लकड़ी को बाहर भेजा जाता है। इसके अतिरिक्त फर्नीचर बहुत बड़ी मात्रा में बनता है और कागज़ उद्योग और दिया सलाई उद्योग ये भी यहाँ पर बड़ी मात्रा में इस प्रकार के उद्योग लगे हैं। इसके अतिरिक्त हम अन्य उद्योगों की बात करें तो उसमें यहाँ पे बिजली का सामान बहुत बड़ी मात्रा में बनता है, मिट्टी के बर्तन और बहुत सारी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे कपड़ों के विभिन्न रूप आपको देखने को मिलेंगे। तो ये एरिया इस दृष्टि से भी अच्छी अवस्था में है। उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि कोई भी इंडस्ट्रियल एरिया जब विकसित होता है तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि बहुत अच्छी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होनी चाहिए। क्योंकि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी का क्या फ़ायदा होता है कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होने की वजह से लोग भी इजीली मूव कर सकते हैं, तैयार माल, कच्चा माल, सारी चीज़ें जो हैं उनको कैरी करना बहुत आसान रहता है। तो यहाँ पर अगर हम रेलवेज़ की बात करें तो यहाँ पर ब्रह्मपुत्र की जो घाटी है वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट एरिया है। उसके अलावा उस वाले एरिया में और मतलब उसके घाटी क्षेत्र को छोड़ के बाकी जितना भी ये पहाड़ी एरिया है वहाँ पर आपको रेलवेज़ का कोई विस्तार नहीं मिलेगा। वो एरिया इस तरह का नहीं है कि वहाँ पे ट्रेन की लाइन बिछाया जाए। तो त्रिपुरा में कुमार घाट तक रेल मार्ग है और वो अब ऐसा प्लान चल रहा है, उस पर काम चल रहा है कि वो उसको अगरतला तक ज्वाइन कर देंगे। और त्रिपुरा के दक्षिणी छोर पर साबरू है, वहाँ तक ये बढ़ जाएगा। बाकी अरुणाचल प्रदेश, मेघालय कोई यहाँ पर रेलवे रूट नहीं है क्योंकि एरिया इस तरह का नहीं है। मिज़ोरम में भैरवी तक, मणिपुर में जिमीबास तक ये रेल मार्ग फैला है पर आगे इसका कोई विस्तार नहीं है। नागालैंड में दीमापुर, यहाँ पर बहुत छोटे एरिया में रेल मार्ग है। और ये क्षेत्र ऐसे देखिए जहाँ पर पॉपुलेशन की डेंसिटी बहुत कम है क्योंकि इस प्रकार का बसाव है कि बहुत बड़ी सिटी सेंटर्स इस एरिया में नहीं है। तो बहुत ऐसी पॉपुलेशन वो जो है बहुत विरल है, तो यहाँ पर रेल मार्गों का अधिक विकास नहीं है। अब हम बात करते हैं सड़क मार्गों की। यहाँ पर जितना भी विकास कार्य हुआ है इन सड़कों के द्वारा ही हुआ है। और अगर हम सड़कों का सर्वाधिक औसत घनत्व देखें तो त्रिपुरा और आसाम यहाँ पर अच्छा सड़कों का जाल बिछा हुआ है और सबसे कम जो सड़कों का जाल है अरुणाचल प्रदेश में है और इस क्षेत्र में थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम सड़कें हैं। फिर जल परिवहन की बात करते हैं तो इसमें जल परिवहन जो है उसका मुख्य जो सोर्स है वो ये ब्रह्मपुत्र नदी का क्षेत्र है, जिनमें सदिया से डुबरी तक लगभग 891 किलोमीटर्स की दूरी में नौकाएं चलाई जाती है और उन नौकाओं से सामान का भी आदान प्रदान होता है। लोग भी एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ जाते हैं। तो ये अगर हम एक तरह से हम आंतरिक राष्ट्रीय जलमार्ग की बात करें तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट एरिया है। भारत में इस प्रकार के एग्जाम्पल्स आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे।
और ये जो क्षेत्र है यहाँ पर कोई बंदरगाह नहीं है, और यहाँ का जो सारा ट्रेड है, सारा बिजनेस है, ये किस पे डिपेंड करते हैं यहाँ पे, कैलकटा पे और हल्दिया पे। ये दो बंदरगाह इनके पास हैं जिस पर ये पूरी तरह से अपने व्यापार के लिए डिपेंड करते हैं। अगर बाहर से कच्चा माल आना है या तैयार माल को दूसरी जगह भेजना है तो ये सारा जो काम है वो कैलकटा और हल्दिया इन दोनों बंदरगाहों के थ्रू होता है। तो अब हमने देखिए ये एक डिटेल स्टडी किया है हमने, जो नॉर्थ ईस्ट का इकोनॉमिक रीजन है या आर्थिक प्रदेश है। तो ये हमारे लिए एक पैटर्न भी आपने देख लिया कि किस प्रकार से पहले हमने स्थिति विस्तार की बात की, प्राकृतिक सिचुएशंस की बात की, वनों की बात की, वहाँ के संसाधनों की बात की। तो इस प्रकार से हमने डिटेल में इसका वर्णन किया। जब हम अभी और सारे जो हमारे 6 करीब ये इकोनॉमिक रीजन्स हैं उनका अध्ययन हम इसी प्रकार करेंगे, और साथ ही साथ इसका मैप भी आपको शेयर कर दिया जाएगा ताकि मैप को भी आप अच्छी तरह से स्टडी करें। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं क्योंकि इसमें लिखने का मैटर भी बहुत है और मानचित्र का भी यहाँ पे आप सहारा ले सकते हैं। तो आप इसको ज़रूर तैयार कीजिए। थैंक यू।